जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पाई पॉलिटिकल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है आपका कम्युनिकेशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि सबसे इजी टॉपिक है 10 यूनिट्स में से, और सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है। अगर आपने इसको अच्छे से समझ के कर लिया तो आपके 10 नंबर बिल्कुल से पक्के हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए, इस समय चल रहा है कि लोग एमसीक्यू ज़्यादा देख रहे हैं। एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करना बहुत सही है, अच्छी बात है, लेकिन एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करने की बात मैं तब प्रेफर करूँगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जब आपने थियरी की क्लासेस पूरी कर ली हों तब आपको एमसीक्यूज़ करने चाहिए। एमसीक्यूज़ की जो वीडियोज़ आती हैं उस पर व्यूज़ ज़्यादा जाते हैं, मैं मानता हूँ। अभी मैं बनाऊँगा उस पर भी व्यूज़ ज़्यादा जाएंगे, लेकिन उससे आपको बेनिफिट उतना नहीं मिलेगा। एक काम आप ये करिए कि पहले थियरी को कंप्लीट करिए, उसके बाद जो भी टीचर्स फ्री में करा रहे हैं, कहीं पर भी करा रहे हैं एमसीक्यूज़, तो उनको ज्वाइन करिए। फिर उसमें से जो आपको वैल्यू एडिशन मिलता है, नए नए क्वेश्चंस मिलते हैं, तो उसको प्रैक्टिस करिए, तो वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस पूरी वीडियो में हम कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आइए अब अपने क्लास को, इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग यूजीसी नेट पेपर 1 की 4th यूनिट कम्युनिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे हिंदी में संचार या संप्रेषण कहा जाता है। तो आखिर कम्युनिकेशन होता क्या है? कम्युनिकेशन या संचार बेसिकली सूचनाओं का आदान प्रदान को हम कहते हैं। ये आदान प्रदान आप चाहे लिख कर करें, बोल कर करें, या फिर किसी अन्य माध्यम की सहायता से करें, वो संचार में ही गिना जाएगा। कहा जाता है कि मनुष्य अपने समय का 70% दूसरों के साथ संवाद या कम्युनिकेशन में व्यतीत करता है। इसलिए यह मनुष्य के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। फिर जो आपके कुछ महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट जिनसे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है आपका मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो बहुत सारे मॉडल्स हैं, जिनमें सबसे पहला है आपका जनरल कम्युनिकेशन मॉडल, जिसे सामान्य संचार मॉडल भी कहा जाता है। इसमें सेंडर होता है जो किसी मैसेज को भेजता है, फिर उस मैसेज का ट्रीटमेंट होता है, उसको जिस तरीके का आपका चैनल है उसके हिसाब से उसको बदला जाता है, और फिर रिसीवर उसको प्राप्त करता है। तो ये पूरा एक लेआउट है जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद अगला आता है आपका एरिस्टोटल अरस्तु का संचार मॉडल। अरस्तु का संचार मॉडल बहुत ही फेमस है। इसमें 3 कंपोनेंट्स है आपके: स्पीकर, सब्जेक्ट और ऑडियंस, वक्ता, विषय और श्रोतागण। अरस्तु के अनुसार संचार का मुख्य उद्देश्य है श्रोता पर प्रभाव उत्पन्न करना। उसने जो संचार का मॉडल बताया वो एक रेखीय है, लीनियर है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, ये चक्रीय नहीं है। अरस्तु ने बताया कि संदेश तैयार करने के 3 प्रमुख घटक होते हैं, जो कि हैं आपके पैथोस, एथोस एंड लोगो। पैथोस का अर्थ होता है दुख या करुणा, मतलब कि जो भी आप मैसेज या संदेश भेज रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए जो कि श्रोता को भावुक कर दे, उसे इमोशनल कर दे। फिर आता है एथोस, विश्वसनीयता। आप जो भी बात करें, जो भी संदेश आप प्रसारित कर रहे हैं, तो श्रोता को उस वक्ता पर विश्वास होना चाहिए, तभी वो उस संदेश पर भी विश्वास कर पाएगा। फिर तीसरा है आपका लोगो, तर्क व विवेक युक्त शब्द। आप जो भी संदेश भेजना चाहते हैं वो तर्कपूर्ण होना चाहिए, ताकि वो व्यक्ति के मस्तिष्क को प्रभावित कर सके, और जब वो व्यक्ति के मस्तिष्क को प्रभावित करेगा तभी आपका संदेश एक प्रभावी संदेश के रूप में माना जाएगा। अरस्तु के बाद अगला जो इम्पॉर्टेंट मॉडल है, महत्वपूर्ण मॉडल है, वो है श्रैम का कम्युनिकेशन मॉडल। यह मॉडल बताता है कि लोग संदेश की व्याख्या कैसे करते हैं। श्रैम ने तर्क दिया कि किसी व्यक्ति की पृष्ठभूमि, अनुभव, ज्ञान, ये ऐसे कारक हैं जो व्याख्या या संदेश को प्रभावित करते हैं। तो उन्होंने 2 प्रकार के क्षेत्रों की बात की, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की बात की। एक है प्रेषक का अनुभव क्षेत्र और दूसरा है श्रोता का अनुभव क्षेत्र।
तो उनका ये कहना है कि जब भी कोई एक प्रेषक, कोई भी एक सेंडर किसी मैसेज को भेजता है, किसी संदेश को भेजता है, तो वो अपने हिसाब से उसकी जो मान्यताएं हैं, उसकी जो सोच समझ है, वो उस हिसाब से उसको भेजता है। और फिर जो आपका श्रोता है, जिसने उस मैसेज को प्राप्त किया, जो रिसीवर है, वो उस मैसेज को अपने समझ के हिसाब से, अपनी सूझबूझ के हिसाब से ग्रहण करता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक टीचर, उसकी समझ का लेवल उसके स्टूडेंट से ज़्यादा होता है। तो जो टीचर जो है किसी बात को कहता है, तो वो अपने सोच समझ के स्तर के हिसाब से कहता है, और जो श्रोता है वो उसे अपने स्तर से समझता है। तो अगर आपको अपने संदेश को प्रभावी करना है, तो उसे श्रोता के समझ के आधार पर उसे आपको प्रसारित करना चाहिए। ठीक है। फिर अगला महत्वपूर्ण मॉडल है कार्ड्स का कम्युनिकेशन मॉडल। इसे संचार का मध्यस्थ मॉडल भी कहा जाता है। इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है आपका स्पीकर, फिर आता है आपका गेट कीपर, और आता है आपका ऑडियंस। तो स्पीकर और ऑडियंस के बीच एक सेतु या ब्रिज का काम करता है आपका गेट कीपर। गेट कीपर या द्वारपाल वह वो व्यक्ति होता है जिसकी जिम्मेदारी होती है कि कौन सी बातें प्रिंट होनी चाहिए, प्रसारित या प्रचारित होनी चाहिए, और कौन सी नहीं। ये बेसिकली आपके मीडिया जगत में ज़्यादा यूज होता है कि कौन सी खबरें लोगों को दिखाई जानी चाहिए और कौन सी नहीं। इसके बाद अगला जो मॉडल है वो है शैनन एंड वीवर का संचार मॉडल। शैनन एक मैथमेटिशियन थे, एक गणितज्ञ थे, जबकि वीवर एक इंजीनियर थे। इनके मॉडल को संचार का गणितीय मॉडल भी कहा जाता है, जो कि 1949 में इन्होंने दिया था। ये दोनों ही अमेरिका की बेल टेलीफोन प्रयोगशाला में एक अधिकारी थे। इनके मॉडल को मदर ऑफ ऑल मॉडल्स कहा जाता है, मतलब कि जितने भी मॉडल्स हैं उनका जनक कहा जाता है। इन्होंने जो संचार की जो रूपरेखा बताई थी वो कुछ इस तरीके से थी कि सोर्स से कोई मैसेज जाता है, किसी सेंडर ने मैसेज भेजा, फिर ट्रांसमीटर उस सिग्नल को प्राप्त करता है। लेकिन जब ट्रांसमीटर उस सिग्नल को प्राप्त करता है तो उस बीच कुछ शोर होते हैं। जैसे अगर अभी हम इस समय इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अगल बगल से कुछ शोर आ रहे होंगे हल्के फुल्के। तो उस शोर के वजह से अगर वो शोर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो संदेश को प्रभावित कर सकता है। हो सकता है कि कुछ बातें लोगों को न समझ में आए। तो शोर और संदेश दोनों मिल कर के रिसीवर को प्राप्त होते हैं और वो डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। तो शैनन वीवर की जो सबसे महत्वपूर्ण खोज थी वो ये थी कि उन्होंने सूचना संप्रेषण की प्रक्रिया में शोर, नॉइज की अवधारणा को सबसे पहले प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि शोर क्या है। शोर संचार मार्ग में आने वाले व्यवधान होते हैं। इन्होंने शोर के कारण उत्पन्न होने वाले व्यवधान को कम करने के लिए शब्द बहुलता के सिद्धांत पर जोर दिया। शब्द बहुलता क्या है? मतलब कि किसी संदेश को बार बार बोलना और उसे दोहराना। 1 से 2 बार जब आप उसको रिपीट करते हैं तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं। शैनन और वीवर मॉडल की एक कमी ये थी कि इसमें फीडबैक की बात नहीं की गई थी। इसलिए इस मॉडल को वन वे या एक तरफा या एक मार्गी संचार प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। अगर इसमें फीडबैक का ऑप्शन हो जाता तो ये एक चक्रीय मॉडल हो जाता, लेकिन इसमें इसकी कमी है। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण मॉडल है वो है लीगन का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक लोग विचारों, तथ्यों, भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, जिससे प्रत्येक को संदेश के अर्थ, इरादे और उपयोग की स्पष्ट समझ प्राप्त हो जाती है। इसमें कम्युनिकेटर होता है जो किसी मैसेज को भेजता है। वो मैसेज किसी चैनल के थ्रू आता है, उसके ऊपर ट्रीटमेंट होती है, फिर वो ऑडियंस तक पहुंचता है और ऑडियंस भी जो उसको मैसेज भेजा उस पर कुछ प्रतिक्रिया देती है, कुछ फीडबैक देती है। तो ये एक चक्रीय मॉडल है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर अगला जो सब बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल है वो है हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इसको आप लोग ज़रूर से याद रख लीजिएगा। 1967 में इसे फ्रैंक डांस ने दिया था, इसीलिए इसे डांस का हेलिकल मॉडल भी कहा जाता है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि एक स्प्रिंग नुमा संरचना दी हुई है।
तो नीचे से देखिए, स्प्रिंग नीचे से ऊपर तक देख रहे हैं कि ये बढ़ती जा रही है। तो ये दिखाता है कि जैसे जैसे किसी व्यक्ति के साथ हम ज़्यादा समय बिताते हैं, ज़्यादा समय उसके साथ व्यतीत करते हैं, तो उसके बारे में हमको ज़्यादा जानकारी मिल जाती है और हमारा जो संचार का दायरा है वो भी बढ़ने लगता है। तो उन्होंने कहा कि संचार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, साथ ही अनुभव, एक्सपीरियंस और शब्द भंडार भी बढ़ते हैं, तो संचार कौशल का विकास होता है। उन्होंने कहा कि संप्रेषण की प्रक्रिया व्यक्ति के जन्म से ही विकसित होती है और यह निरंतर, बिना दोहराव वाली, सदा बढ़ने वाली और एक संचयी प्रक्रिया है। तो हेलिकल मॉडल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग 1 से 2 बार ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, इसको रिपीट कर लीजिएगा अपने एग्जामिनेशन के पहले। फिर अगला जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉडल है वो है बेरलो का SMCR मॉडल। बेरलो ने इसे दिया था इसलिए बेरलो है। SMCR, SM में S आपका सोर्स है, M आपका मैसेज है, C आपका चैनल है और R रिसीवर है। सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर, ये पूरा मिला करके आपका SMCR मॉडल है। तो उन्होंने इसमें बताया कि सोर्स, जो आपका स्रोत है, वो कैसे बिल्डअप होता है। तो सोर्स से उन्होंने बताया कि कम्युनिकेशन स्किल्स की बात की कि अगर आपका संदेश है तो जब आप सेंडर की भूमिका में हैं तो आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए ताकि आप संदेश को दे पाएँ। नॉलेज होना चाहिए ताकि आप कुछ ज्ञान दूसरों को दे पाएँ। सोशल सिस्टम होना चाहिए, कल्चर होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए। ये सारी बातें होंगी तो आपका जो सोर्स होगा वो प्रभावी होगा। फिर आता है आपका मैसेज। तो मैसेज में आता है आपका कंटेंट कि आपका मैसेज में विषय वस्तु क्या है, उसके तत्व क्या है, एलिमेंट्स क्या है, उस पर किस तरीके की ट्रीटमेंट की गई है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका कोड क्या है, उसमें क्या कुछ गुप्त बातें आपने कही हैं, ये सारी बातें आती हैं। फिर आता है आपका चैनल, माध्यम। चैनल में आता है हियरिंग, सुनने की बात आती है कि क्या आपने जो मैसेज भेजा वो ठीक प्रकार से सुनाई दे रही है या नहीं दे रही है। सीइंग, देखने की बात होती है। टचिंग की बात होती है, क्या उसने आपको स्पर्श किया। स्मेलिंग, टेस्टिंग। फिर आता है आपका रिसीवर। तो यहाँ पर रिसीवर की कम्युनिकेशन स्किल्स की भी बात होती हैं कि रिसीवर, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, वो क्या चीज़ों को आसानी से समझ पाता है, नहीं समझ पाता है। तो जितनी बातें सोर्स के लिए एप्लीकेबल थी वही रिसीवर के लिए भी होंगी। तो SMCR मॉडल की एक कमी यह है कि इसे संचार का रेखीय मॉडल कहा जाता है क्योंकि इसमें फीडबैक की बात नहीं की गई है, इसमें शोर की बात नहीं की गई है, जो कि हम लोगों ने अभी हेलिकल मॉडल में देखा था, और इसीलिए इसे वन वे कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। एलेक्स फिश ने संचार के 3 प्रमुख मॉडल बताए थे, जिसमें पहला उन्होंने बताया था लीनियर मॉडल, फिर उन्होंने दूसरा बताया था इंटरैक्टिव मॉडल या कन्वर्जेंस मॉडल, और तीसरा उन्होंने बताया था ट्रांजैक्शनल मॉडल। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लीनियर मॉडल की। तो अभी जितने भी हम लोगों ने अलग अलग मॉडल्स पढ़े, तो उनमें से जो अरस्तु का मॉडल था, शैनन वीवर का मॉडल था, बेरलो का SMCR मॉडल था और हेरोल्ड लॉसवेल का मॉडल है, ये सभी लीनियर मॉडल के अंतर्गत आते हैं, रेखीय संचार मॉडल के अंतर्गत आते हैं। इन्हें वन वे कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसके एग्जांपल्स में आपके टीवी हो गए, रेडियो हो गए, न्यूज़पेपर हो गए। आप देखिए, टीवी जब हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, उसमें न्यूज एंकर ने बता दिया अपने तरफ से सूचनाओं को, लेकिन जो दर्शक है वो अपनी प्रतिक्रिया को उस पर नहीं बोल सकता है उसी समय। तो इसीलिए इसको वन वे कम्युनिकेशन कहा जाता है। फिर दूसरा आपका इंटरैक्टिव मॉडल, जिसे कन्वर्जेंस मॉडल भी कहा जाता है। तो जो हम लोगों ने भी श्रैम मॉडल पढ़ा था, इसके अलावा वेस्टली और मैक्लियन मॉडल है, ये आपके इंटरैक्टिव मॉडल के पार्ट हैं। इसे टू वे कम्युनिकेशन कहा जाता है, मतलब कि सेंडर ने रिसीवर को कुछ संदेश दिया और फिर रिसीवर ने सेंडर को भी कुछ फीडबैक प्रोवाइड किया। ये बेसिकली मनुष्यों और मशीनों के बीच संवाद का एक मॉडल है। फॉर एग्जांपल जूम, यूट्यूब वीडियो कॉल जैसी सुविधाएं इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन मॉडल के अंतर्गत आती हैं।
जहाँ सामाजिक संबंधों में व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की बात होती है वहाँ इंटरैक्टिव मॉडल पाया जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन है कि हाउ आर यू, तुम कैसे हो, फाइन थैंक यू। तो इस तरीके से जब हम पर्सनल बात करते हैं तो ये आपका इंटरैक्टिव मॉडल आता है कि आप इंटरैक्ट कर रहे हो दूसरे के साथ। फिर अगला है आपका तीसरा ट्रांजैक्शनल मॉडल। हम लोगों ने जो हेलिकल मॉडल अभी पढ़ा था डांस का वो है। इसके अलावा बार्लैंड का ट्रांजैक्शनल मॉडल है। तो ये भी टू वे कम्युनिकेशन है, लेकिन एक अंतर ये है कि जैसे जैसे इसमें संवाद बढ़ता है वैसे वैसे संदेश जटिल होता जाता है। इसकी खास बात यह है कि इसमें कम्युनिकेटर्स इंडिपेंडेंट होते हैं। एग्जाम्पल आपका है क्लासरूम संप्रेषण। जो भी हम लोग क्लासेस करते हैं, टीचर हमको क्लास में पढ़ाता है, वो किसका उदाहरण है? ट्रांजैक्शनल मॉडल का, जहाँ पर टीचर इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है। तो इसको आप एग्जाम्पल से समझिए कि ए ने कहा कि आपके लिए कोई संदेश नहीं है और बी ने कहा ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या समझ में आया कि ए केवल एक संदेश प्रसारित कर रहा है, उसका मेन काम है कि बी को बताना किसी बात को। तो उसी को हम कहते हैं ट्रांजैक्शनल मॉडल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं, आपको पता होने चाहिए, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। फिर अगला आता है आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के प्रकार। संचार के प्रकार को अलग अलग आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। तो सबसे पहले हम उनको संबंधों, रिलेशनशिप के आधार पर जब वर्गीकृत करते हैं तो सबसे पहले आता है आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, अंतरवैयक्तिक संचार। अंतरवैयक्तिक संचार क्या है? ये व्यक्ति का अपने भीतर संवाद की बात करता है। जब व्यक्ति अपने आप से बात करता है, ईश्वर से बात करता है, ध्यान चिंतन, तो जब व्यक्ति अपने अंदर बात कर रहा है तो उसे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हम कहेंगे। फिर उसके बाद आता है आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, पारस्परिक संचार। जब दो व्यक्ति आपस में संवाद करते हैं तो उसे पारस्परिक संचार कहते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, पहला है आपका फॉर्मल औपचारिक संचार और दूसरा है इनफॉर्मल अनौपचारिक संचार। फॉर्मल में आपका जो भी आप ऑफिशियल मीटिंग्स करते हैं उनको हम इसमें गिनेंगे, और अनौपचारिक संचार में जो भी आप दोस्तों, परिवार या किसी के भी साथ मतलब औपचारिक माहौल में जब नहीं करते हैं तो उसे हम अनौपचारिक संचार कहेंगे। फिर आता है आपका ग्रुप कम्युनिकेशन, समूह संचार। प्राइमरी ग्रुप प्राथमिक समूह और सेकेंडरी ग्रुप द्वितीयक समूह, ये दो प्रकार के समूह होते हैं। प्राइमरी ग्रुप वो ग्रुप होता है जिससे हम भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, जैसे आपका परिवार हो गया। सेकेंडरी समूह वो होता है जो कि प्राइमरी ग्रुप के अलावा होता है, जैसे आपका खेल समूह हो गया, आपके दोस्तों का समूह हो गया, श्रमिकों का समूह हो गया। तो इनके बीच जब हम संवाद स्थापित करते हैं तो इसे हम ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। फिर आता है माध्यमों के आधार पर कम्युनिकेशन के कितने प्रकार हैं? तो दो प्रकार है, एक होता है वर्बल और होता है नॉन वर्बल। तो वर्बल की जब हम लोग बात करते हैं तो कहकर जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसे वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। जैसे आपका लेक्चर्स हो गए, मीटिंग्स हो गए, सर्कुलर, रेडियो, पोस्टर्स, लेटर्स, बातचीत, टेलीफोन, ये सभी वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट है। नॉन वर्बल में आपका प्रॉक्सिमिक्स होते हैं, पैरालिंग्विस्टिक, काइनेसिक्स, हैप्टिक्स, फोनेमिक्स, ड्रेस एंड अपीयरेंस, क्रोमेटिक्स, आइकॉनिक, ये 8 प्रकार हैं जो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। तो इनको हम लोग डिटेल में अब देखते हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला आता है आपका प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स हमारे आसपास के लोगों के साथ इंटीमेसी के लेवल को संप्रेषित करता है। हम अपने और दूसरों के बीच एक सुरक्षित दूरी बनाकर प्रदर्शित करते हैं कि हम किसी के साथ असहज महसूस करते हैं। इसको आप लोग उदाहरण से समझिए कि देखिए, दो छात्र हैं, दो स्टूडेंट हैं और एक टीचर है किसी भी असेंबली हॉल में। तो स्टूडेंट किसके पास कंफर्टेबल महसूस करेगा खड़ा होना? हम सभी अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहना ज़्यादा महसूस करते हैं, और टीचर रहेगा तो हम इनसिक्योर फील करते हैं, मतलब कि उतना ईजीनेस नहीं होती है। वैसे ही कोई अजनबी है तो आप उससे और दूरी बना करके रखेंगे। तो ये जो दूरियां हम बनाते हैं तो ये एक तरीके से संकेत भी देता है कि हम उस व्यक्ति के साथ कितना जुड़ाव महसूस करते हैं। इसी को प्रॉक्सिमिक्स कहा जाता है।
फिर अगला आता है आपका पैरालिंग्विस्टिक। जब हम बोलते समय शब्दों के अलावा जो ठहराव, गति, मौन, इन सारी बातों को हम यूज करते हैं इस अपने बातों को प्रभावी बनाने के लिए, तो उसे हम पैरालिंग्विस्टिक कहते हैं। फिर आता है आपका काइनेसिक्स, शारीरिक हाव भाव, कैसे आप अपने हाथों का जेस्चर्स करते हैं, वो काइनेसिक्स का पार्ट होते हैं। फिर आता है आपका हैप्टिक्स, स्पर्श द्वारा संचार की बात होती है। जैसे आपने गर्मजोशी से हाथ मिलाया तो ये बताता है आपके संबंधों में कितनी तीव्रता है, आपने कितने घनिष्ठता से उनसे मुलाकात की। तो ये इसमें आपने किसी शब्द को नहीं यूज किया, लेकिन सामने वाला आपके इंटेंशंस को समझ जाता है। फिर आता है आपका फोनेमिक्स, किसी शब्द को विशेष प्रकार से बोलना, बोलियाँ, वो फोनेमिक्स का पार्ट होते हैं। इसके अलावा ड्रेस एंड अपीयरेंस, आपने किस तरीके की ड्रेस पहनी है, ये भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। क्रोमेटिक्स, रंगों के माध्यम से संवाद, आपने कपड़ों का रंग क्या चुना है, आपने उपहारों का रंग क्या रखा है, ऐसा रंग जो कि लोगों को आकर्षित करे, कि लोग आपसे बात करें, लोग आपसे प्रभावित हो जाए, ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक भाग होता है। फिर आता है आपका आइकॉनिक। आइकॉनिक चेहरे के भावों को कहते हैं। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि 3 तरीके के फेसेस हैं, जैसे इमोजीज होते हैं। तो हम केवल लोगों के चेहरे के भावों को देखकर भी हम बता सकते हैं कि उनका उस समय मूड कैसा है या वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये सारे चीज़ें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं और बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं। मेहराबियन के अनुसार संवाद में, जब भी हम किसी से संवाद करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो इसमें 7% शब्दों की, 38% टोन की कि हम कैसा बोल रहे हैं, 55% बॉडी लैंग्वेज की, शारीरिक हाव भाव की भूमिका होती है। तो आप देख सकते हैं कि 55% आपके बॉडी लैंग्वेज का खेल है, 38% आपके बोलने की शैली पर निर्भर करता है, आप किस तरीके से बोलते हैं, सीरियस होके बोलते हैं, फ़नी वे में बोलते हैं, इंगेज होके बोलते हैं, ये सारी बातें आती हैं। तो हम लोगों ने वर्बल नॉन वर्बल देखा। अब हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इस यूनिट का, मास मीडिया, जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया भी कहा जाता है। तो मास मीडिया क्या है? एक है मास, मास का मतलब होता है जनता। बहुत बड़ी मात्रा में जब आपके पास जनसंख्या होती है तो उसको मास कहा जाता है, भीड़ कहा जाता है। और मीडिया आपका टेलीफोन, रेडियो, यूट्यूब, ये सभी मीडिया के पार्ट हैं। तो मास मीडिया की बात जब हम लोग करते हैं तो ऐसा मीडिया जिसके पास बहुत बड़ी मात्रा में व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, तो उस तरीके की माध्यमों को मास मीडिया कहा जाता है। तो भारत में मीडिया का जो इवोल्यूशन हुआ है वो कुछ इस तरीके से हुआ है कि 15वीं सदी में प्रिंट मीडिया आया। प्रिंट मीडिया में आपके बुक्स होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, पैम्फलेट्स होते हैं। फिर 19वीं सदी के बाद रिकॉर्डिंग्स आती हैं, जिसमें ग्रामोफोन, सीडी, डीवीडी, कैसेट्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। 1900 के बाद भारत में सिनेमा आता है, 1910 के बाद रेडियो आता है, 1950 के बाद टेलीविज़न आता है, और 1990 के बाद जैसा हमको पता है इंटरनेट आता है, और 2000 के बाद मोबाइल फ़ोन आता है। तो ये सारे क्रम आपको पता होने चाहिए कि भारत में मीडिया का उद्भव किस क्रम में हुआ है। अब हम लोग को कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स है जो कि मीडिया से रिलेटेड है और हमको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले आता है आपका गेट कीपर्स, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कुछ समय पहले। गेट कीपर्स क्या होते हैं? ये वो व्यक्ति होते हैं, वो जिम्मेदार व्यक्ति जो कि क्या प्रकाशित होना चाहिए, क्या प्रसारित, क्या प्रचारित, मतलब कि मीडिया में कौन सी खबर छपेगी, इसकी जिम्मेदारी गेट कीपर्स की होती है। फिर दूसरा आपका पॉपुलर टर्म है एंट्रोपी, व्यवस्थित शांत माहौल से कोलाहल या अव्यवस्था की ओर अग्रसर। एंट्रोपी सिंपल सा मीडिया की एक मेंटालिटी को बताता है कि जो मीडिया है वो शांत व्यवस्था को बहुत देर तक उसको पसंद नहीं आता है, उसे कुछ ना कुछ कोलाहल, कुछ ना कुछ अव्यवस्था ज़रूर चाहिए होती है ताकि वो अपने खबरों को बना सके। फिर तीसरा आपका आता है प्राइम टाइम। प्राइम टाइम वो टाइम होता है जिस समय दर्शक सबसे ज़्यादा संख्या में उपस्थित होते हैं। जैसे कि रात के हम लोग को पता है
रात में टीवी 8:30-9 बजे, उस समय व्यूअर्स ज़्यादा होते हैं, तो उस टाइम को प्राइम टाइम इंडिया में कहा जाता है। ऐसे ही हर जगह पर वो टाइम अलग अलग होते हैं। फिर आता है आपका येलो जर्नलिज्म, येलो पत्रकारिता। तो जब सनसनी फैलाने के लिए लोगों का ध्यान खींचने की जब काम किया जाता है तो उसे येलो जर्नलिज्म कहा जाता है। फिर आता है आपका पार्टिसिपेटरी मीडिया। तो ऐसी मीडिया जिसके पास, देखिए, जिसके भी पास कैमरा या फ़ोन है वो आज के समय में जर्नलिज्म कर सकता है, जैसे यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर। तो ये जो मीडिया है इसको पार्टिसिपेटरी मीडिया कहा जाता है। फिर आता है आपका एम्बेडेड जर्नलिस्ट। ये सरकार द्वारा मिलिट्री यूनिट में शामिल जर्नलिस्ट होते हैं और सरकार के लिए ये काम करते हैं। अब हम लोग मास मीडिया के कुछ प्रमुख सिद्धांतों की बात करते हैं। ये आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। पहला आता है आपका हाइपोडर्मिक और बुलेट थ्योरी। हाइपोडर्मिक या बुलेट थ्योरी बताता है कि मीडिया द्वारा डर का माहौल उत्पन्न करना और जनता को प्रभावित करना, मतलब कि मैसिव प्रोपेगेंडा। ये मीडिया का एक बहुत ही प्रमुख सिद्धांत है कि जनता को ट्रिगर किया जाए, जनता में सनसनी, डर का माहौल उत्पन्न किया जाए। फिर दूसरा आता है आपका साइकोलॉजिकल और इंडिविजुअल डिफरेंस थियरी, मनोवैज्ञानिक या व्यक्तिगत भिन्नता सिद्धांत। मीडिया के संदेशों पर प्रतिक्रिया प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुसार करता है। जैसे कि दो इसके तरीके हैं। पहला है सेलेक्टिव एक्सपोजर। सेलेक्टिव एक्सपोजर बात करता है कि लोग उन माध्यमों को चुनते हैं जो उनके विश्वासों या आस्था के अनुकूल हैं। फॉर एग्जांपल एनडीटीवी, जी न्यूज़। तो जो कांग्रेस माइंडसेट के हैं वो एनडीटीवी देखेंगे, जो बीजेपी माइंडसेट के हैं वो जी न्यूज़ देखेंगे। तो इस तरीके से पहले लोग क्या करते हैं, एक माध्यम चुनते हैं जो उनके हिसाब से ठीक है। फिर आता है आपका सेलेक्टिव परसेप्शन। फिर जब उन्होंने उस मीडियम को चुन लिया तो उसमें देखिए खबरें तो हर तरीके की आएंगी, कुछ फेवर में, कुछ अपोजिशन में। तो वो उन बातों को ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं, उन बातों को ज़्यादा ध्यान से चुन लेते हैं जो उनके विश्वास को, उनके मत को मजबूती प्रदान करती है। ठीक है। फिर इसके बाद आता है थर्ड, पर्सनल इन्फ्लुएंस थियरी, व्यक्तिगत प्रभाव सिद्धांत। इसे पॉल लैजर्स फ्लेड ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार वोटर मास मीडिया से प्रभावित होकर किसी पार्टी को वोट देना चाहिए निर्धारित नहीं करता है, बल्कि अपने आसपास के लोग से प्रभावित होकर के करता है। तो मास मीडिया का जो रोल है वो वोटिंग में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता है, ऐसा इस सिद्धांत का मानना है। फिर आता है आपके सोशियोलॉजिकल थियोरीज ऑफ मास कम्युनिकेशन, मास मीडिया के कुछ समाजशास्त्री सिद्धांत। ये सिद्धांत बेसिकली कहते हैं कि मास मीडिया और सामाजिक परिवर्तनों, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है मूल्य, विश्वास, विचार, इनके मध्य एक निश्चित संबंध की बात करता है। फिर चौथा आपका आता है सामाजिक संबंधों में ही समाजशास्त्री सिद्धांतों के ही पार्ट है ये। पहला है आपका कल्टीवेशन थ्योरी। इसे जॉर्ज गेर्बनर ने 1967 में दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार मीडिया जाने अनजाने लोगों को प्रभावित करता है और लोग प्रतीकों, संदेशों या चिन्हों को अनजाने में अपना लेते हैं। तो एक तरीके से कल्टीवेट करता है, विकसित करता है आपका मास मीडिया लोगों में। फिर दूसरा आता है आपका एजेंडा सेटिंग थियरी। चुनाव के समय मीडिया लोगों को बताती है कि क्या सही है, किसे चुनें। तो एक तरीके से एजेंडा को सेट कर देता है मीडिया, लोगों को प्रभावित कर देता है। इसे मैक्सवेल मैककॉम ने दिया था और डोनाल्ड एल शॉ ने मिल करके इस सिद्धांत को दिया था। फिर अगला है आपका यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थियरी, जिसे कार्ड्स ने 1959 में दिया था। इसके अनुसार यूजेस का अर्थ क्या है, लोग मीडिया द्वारा खुद का यूज होने देते हैं। और ग्रेटिफिकेशन, मीडिया देखने के बाद लोग अपने को ज्ञानी अनुभव करते हैं और इसलिए वो मीडिया के प्रति आभारी रहते हैं कि नहीं, मुझे कुछ ज्ञान हुआ। तो इसलिए ये सिद्धांत क्या है, यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थियरी। इसके बाद अगला आता है आपका डिपेंडेंसी थियरी, निर्भरता का सिद्धांत, जिसे मेल्विन फ्लोर ने और रॉकेश ने दिया था। इसने बताया कि आधुनिक शहरी समाज में दर्शक मीडिया द्वारा दी जा रही सूचनाओं पर काफ़ी हद तक निर्भर हैं, मतलब कि निर्भर हो चुके हैं। निर्भरता सिद्धांत इसी की बात करता है।
फिर इसके बाद आता है आपके नॉर्मेटिव थियरीज ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया के नियामक सिद्धांत। प्रत्येक समाज के कुछ आदर्श या नियामक होते हैं। क्योंकि मास मीडिया समाज का ही एक अंग है, इसलिए यह सिद्धांत उन नियामकों या रेगुलेशंस को ध्यान में रख कर के काम करता है। सबसे पहला आपका आता है ऑथोरिटेरियन थियरी, प्रभुत्ववादी सिद्धांत। इसे सीबर्ट ने दिया था। इसने बताया कि मीडिया इस सिद्धांत के अंतर्गत राज सत्ता के अधीन होती है। इसके अंतर्गत सेंसरशिप, लाइसेंस प्रणाली और दंड का प्रावधान होता है। इसके बाद अगला आता है आपका फ्री प्रेस थियरी। इसे भी सीबर्ट ने दिया था। उन्होंने बताया था कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रेस की स्वतंत्रता की बात होती है, जो कि उदारवादी लोकतंत्र की पहचान का एक पैमाना होता है। इसके बाद अगला है आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थियरी, सामाजिक उत्तरदायित्व सिद्धांत, जिसे रॉबर्ट हॉटकिंस ने दिया था। इन्होंने बताया था कि मास मीडिया केवल समाज का दर्पण मात्र नहीं होता है, बल्कि इसके कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व भी होते हैं। इसके बाद आता है आपका कम्युनिस्ट मीडिया थियरी, साम्यवादी मीडिया सिद्धांत। इसे मार्क्स और एंजल्स ने दिया था। इन्होंने कहा कि मीडिया सर्वहारा वर्ग के अधीन होना चाहिए। इस वजह से उन्होंने निजी मीडिया के उन्मूलन की बात की थी। इसके बाद आता है आपका डेवलपमेंट कम्युनिकेशन थियरी, लोकतांत्रिक संचार सिद्धांत। इसके अनुसार जो मीडिया है उसे राष्ट्रीय नीतियों के अनुरूप ही विकासात्मक कार्यों का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए। फिर अगला है आपका डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेंट मीडिया थ्योरी, लोकतांत्रिक भागीदारी मीडिया सिद्धांत। ये कहता है कि मीडिया का सभी स्तरों पर मौजूदगी जरूरी है। हर स्तर पर मीडिया होना चाहिए। केंद्रीकृत और महंगी मीडिया प्रणाली का ये सिद्धांत विरोध करता है। फिर अगला आपका है कल्चर एंड सेमियोटिक थ्योरी। इसे सॉसरे ने दिया था। सेमियोटिक का अर्थ होता है साइंस ऑफ साइंस, प्रतीकों का विज्ञान, जिसे पियर्स ने दिया था। तो ये सिद्धांत कहता है कि मीडिया संकेतों के माध्यम से भी बहुत से संदेश प्रसारित करती है, जो कि जनता को, लोगों को प्रभावित करते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत थे जो कि आपको पता होने चाहिए। तो अब हम लोग बात करते हैं कम्युनिकेशन बैरियर्स के बारे में, संचार अवरोधों के बारे में। तो संचार अवरोधों के विभिन्न प्रकार हैं, जिनमें सबसे पहला आता है आपका सिमेंटिक बैरियर्स, भाषा संबंधी अवरोध। तो इसमें आपके अलग अलग प्रकार है। जैसे पहला आपका त्रुटिपूर्ण अनुवाद। तो त्रुटिपूर्ण अनुवाद जब होता है तो उसकी वजह से भी जो आपका कम्युनिकेशन है उसमें बाधा पहुंचती है। अस्पष्ट पूर्ण धारणाएं, पहले से कुछ धारणाएं बना करके रखा गया और वो भी अस्पष्ट हैं, इस वजह से भी संचार बाधित हो सकता है। तकनीकी भाषा का प्रयोग, कोई ऐसे वर्ड का यूज करना जो कि आपके रिसीवर को उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो सारी बातें अवरोध के तौर पर काम करती हैं। त्रुटिपूर्ण शब्द में संदेश, ये सारी बातें आपके अवरोधों में गिनी जाती हैं सिमेंटिक बैरियर्स में। फिर दूसरा आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, संगठनात्मक अवरोध। तो जटिल संगठनात्मक संरचना की वजह से भी अवरोध हो सकता है। मतलब कि उस संगठन की संरचना बहुत ही जटिल है, अतः उसमें जो भी आपकी सूचनाएं हैं वो प्रसारित तो हो रही हैं, लेकिन प्रभावशाली तौर पर जिस समय में पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाती हैं। इसके अलावा प्रतिष्ठात्मक संबंध, संगठनात्मक नियमन नीतियाँ, संचार सामग्री का घटिया रखरखाव और संगठनात्मक सुविधाओं का अभाव, ये सभी संगठनात्मक अवरोध में आते हैं। तीसरा आपका भावनात्मक अवरोध, जिसमें भावनात्मक दृष्टिकोण, संचार का अविश्वास, अपरिपक्व मूल्यांकन, अल्पधारणशीलता, अनावश्यक मिश्रण व विरूपण शामिल हैं। इसके बाद आता है आपके फिजिकल बैरियर्स, जिससे साहित्यिक विस्फोट हो गए, शोर, समय व दूरी, वित्त संबंधी बाधा और हेलो प्रभाव, ये सभी भौतिक अवरोधों में गिने जाते हैं। तो हेलो प्रभाव किसने दिया और ये क्या है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। आप लोग गूगल करिए, खोजिए कि हेलो प्रभाव क्या है और इसको कमेंट करिए, तो ये आपको भी याद हो जाएगा कि हेलो प्रभाव क्या होता है।
फिर अगला है आपका पर्सनल बैरियर्स, व्यवहार की वजह से भी कम्युनिकेशन गैप्स हो सकते हैं। इसके अलावा डर, उचित माध्यम का अभाव, समय का अभाव और रुचि, प्रेरणा का अभाव, ये कुछ ऐसे कारण हैं जो कि व्यक्तिगत अवरोध में शामिल होते हैं। तो जब हमने अवरोधों की बात कर ली तो अब बात आती है कि प्रभावी संचार कैसे हो। तो प्रभावी संचार के उपायों की जब बात आती है तो 7 C's की बात की जाती है। सी, जिसमें आपका है, पहला सी है क्लियर, स्पष्ट, कॉन्साइज मतलब कि संक्षिप्त, कॉन्क्रीट ठोस, करेक्ट सही, कोहेरेंट सुसंगत, कंप्लीट पूर्ण, कॉर्टियस मतलब कि गरिमापूर्ण। जब आप इतनी बातों का ध्यान रख के अपने संदेश को प्रसारित करते हैं किसी भी माध्यम से, तो आपका संदेश एक प्रभावपूर्ण संदेश माना जाएगा। फिर आपका है 4S, 4S की भी बात की जाती है। सिंसियरिटी मतलब कि समझ के साथ, स्ट्रेंथ आप जो भी कहो वो मजबूती के साथ कहो, सिंप्लिसिटी आपकी बातों में सरलता होनी चाहिए कि कोई भी उसे समझ सके, शॉर्टनेस आपकी बातें संक्षिप्तता के गुणों को शामिल करते हुए होनी चाहिए। तो इतनी बातें थीं जो कि आपको कम्युनिकेशन के बारे में पता होनी चाहिए थी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट्स या चीज़ें जो भी मैंने इसमें बताई हैं आपको क्लियर हुई होंगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। इससे जो PDF है ये आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने कमेंट में दे दिया है। अगर कुछ लोगों के साथ दिक्कत आती है कि टेलीग्राम लिंक ओपन नहीं होता है, तो आप टेलीग्राम में जा कर के अगर सिंपली पाई पॉलिटिकल टाइप करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई अच्छे से जारी रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।